गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक को हम लोग लेकर के आए हैं। ये जो क्लास है आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी के द्वारा जो 71वीं बीपीएससी एग्जाम होने वाली है सितंबर के, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के लास्ट एंड तक में, उसी को लेकर के ये सारे इंपॉर्टेंट क्लास चलाए जा रहे हैं। इससे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ इसके डिटेल्स को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं कि इन फ्यूचर अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स जाए, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं कि सारे के सारे फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे रख पाएँ, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग इस पर सारे चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन हुआ करता था उसका नाम बतलाइए क्या है। मतलब ये तो ठीक है कांग्रेस बनी, इससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट संस्था कौन सी थी, ठीक है। तो उनका नाम है, उस संस्था का नाम है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। 1876 में ये था, ठीक है। और इस किनके द्वारा ये बनाया गया था इंडियन एसोसिएशन? तो ये थे एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ध्यान रखेंगे क्यों था ये इंपॉर्टेंट संस्था, क्योंकि यह जो है राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हुआ करते थे, जैसे मान के चलिए वर्ड बिल हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, आईसीएस में एज कम करने की बात हो गई, उस पर जो विरोध है, तो ये बहुत सारे बातों को लेकर के ये संस्था उठाया करती थी। कौन? इंडियन एसोसिएशन। तो पहले ये लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, कांग्रेस के स्थापना से पूर्व, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन थी, जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, उसका नाम क्या है? तो वह इंडियन एसोसिएशन था। वह एसोसिएशन था। इंडियन एसोसिएशन से लेकर के देख लेंगे कुछ बातें। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और एसएन आनंद मोहन बोस, ठीक है। एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलके ये 1876 कौन कौन थे? एसएन बनर्जी साहब, दूसरा है आनंद मोहन बोस, ठीक है। और ये क्यों हुआ करता था सबसे इंपॉर्टेंट संस्था? तो लिखेंगे क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जैसे इलवर्ट बिल विवाद, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आईसीएस में एज कम करने के विरोध की बातें, आईसीएस में एज कम करने के जैसे बातों पर किया करते थे। इसी सब वजह से ये जो इंडियन एसोसिएशन था वो इंपॉर्टेंट संस्था कहा जाता था, ठीक है। अब आते हैं आईएनसी को लेकर के, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी को लेकर के
जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो देखेंगे। इसकी स्थापना देखेंगे 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। लिखेंगे स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ईस्वी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। ठीक है, और देखते हैं अब थोड़ा सा ए.ओ. ह्यूम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ फैक्ट्स हम लोग ए.ओ. ह्यूम के बारे में समझ लेते हैं। ए.ओ. ह्यूम को लेकर के, ठीक है ना। ए.ओ. ह्यूम जो है वो 1857 ईस्वी में एक आईसीएस ऑफिसर के रूप में इटावा में तैनात थे। कहां? 1857 में, जब 1857 का विद्रोह था। 1857 के समय यह इटावा में डीएम थे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में। और जब 1857 की क्रांति होती है तो ये जो है वहां से भाग खड़े होते हैं। ठीक है, और कैसे भागते हैं? तो मतलब महिलाओं के कपड़े के रूप में। स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि उनको महिलाओं के कपड़े के रूप में, मतलब महिला के कपड़ा पहन करके उनको भागना पड़ जाता है। ठीक है, फिर आता है 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में क्या होता है कि वो पुणे में फिर तैनात होते हैं। सारे बातों को सुनते जाइएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट ये शिमला चले जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर ये बहुत ही सादा जीवन जीने लगते हैं, एकदम सिंपल सा लिविंग है। इसलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला अर्थात शिमला का संत भी कहा जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट ये शिमला चले जाते हैं। वहां सादा जीवन व्यतीत करते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये शिमला चले जाते हैं, बहुत ही सिंपल लिविंग के साथ ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट मीन्स साधु या संत, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो ये है ए.ओ. ह्यूम साहब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर आता है 1883 के टाइम। ठीक है, 85 में ये बनता है कांग्रेस, उससे पहले का थोड़ा सा ये क्या क्या इंसिडेंट्स बन रहा है वो देखेंगे। 1883 के समय में क्या होता है कि भारत में जो बहुत सारे अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इंटेलिजेंट पीपल हैं, उन लोगों से ये मुलाकात करते हैं। और उन लोगों की सहमति के बाद 1884 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक संस्था की स्थापना होती है। पूरा स्टोरी जानकारी रखेंगे, क्या क्या कहानी बीती है। ठीक है ना, हम बोले थे 1883 ईस्वी में ये भारत के कुछ 1883 ईस्वी में यह भारत के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से मुलाकात कर तथा लोगों की सहमति के पश्चात
तथा लोगों की सहमति के पश्चात 1884 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय संघ, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक संगठन की नामक एक संगठन की स्थापना करते हैं। ठीक है, क्या बोले, 1883 में ये भारत के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग से मिलते हैं, मिलने के बाद उनसे सहमति प्रदान करते हैं, मतलब सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक संस्था का स्थापना करते हैं, और इस संघ का जो नीति है वो भी फाइनल हो चुका होता है। लिखेंगे, इस संघ की नीति भी, नीति मतलब पॉलिसी, ठीक है, वो भी फाइनल हो चुकी होती है। ठीक है, और ये जो जगह तय किया जाता है पुणे में तय किया जाता है, और पुणे में जगह तय कर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, कहां, पुणे में। ठीक है, पुणे में जगह तय किया जाए, लेकिन आपको पता है कि पुणे में क्या था, बोलते हैं प्लेग या फिर हैजा फैल जाता है। ठीक है, जिसके वजह से लिखेंगे, लेकिन पुणे में प्लेग, कहीं कहीं पे हैजा आता है, हैजा, प्लेग या हैजा, प्लेग या हैजा फैल जाने से, ठीक है, फैल जाने से आनन फानन में अब हम पुणे की जगह पे कहां ट्रांसफर कर देते हैं, मुंबई शिफ्ट कर देते हैं। आनन फानन में मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। किसका, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो पहली मीटिंग होने वाली थी वो पुणे में होने वाली थी, और वही है प्लेग फैल जाने के कारण आनन फानन में उसको मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात पे आ रहे हैं हम लोग। और जितना भी ये पॉइंट घेरा जा रहा है वो सब प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, उससे क्वेश्चन आया हुआ है और नेक्स्ट टाइम वो बन सकता है वो क्वेश्चन, हम लोग उस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए इससे क्वेश्चन कि ये जो कांग्रेस है उसकी जो स्थापना हो रही है, ठीक है, उस स्थापना के बारे में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में घोषणा की गई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के बारे में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में घोषणा की गई थी, उसका नाम याद रखिएगा, हिंदू है, हिंदू समाचार पत्र। तो लिखेंगे कांग्रेस की स्थापना के बारे में सर्वप्रथम हिंदू समाचार पत्र, सर्वप्रथम हिंदू समाचार पत्र में घोषणा की गई थी। ध्यान में रखेंगे ये बातें। कौन सा समाचार पत्र है, हिंदू।
कांग्रेस की स्थापना के बारे में। नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या है, अब आता है टाइम 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। मुंबई के, या बंबई बोलिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में वो जो भारतीय राष्ट्रीय जो संघ था उसका औपचारिक एक मीटिंग होता है। लिखेंगे 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय संघ की औपचारिक, भारतीय राष्ट्रीय संघ की औपचारिक मीटिंग होती है। ध्यान देंगे, किसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ। कहां? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। आगे और क्या बातें होती है, ध्यान देंगे। और इसी मीटिंग में एक है सबसे एज वयोवृद्ध नेता जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसी फर्स्ट मीटिंग में, ये पहला ही सेशन है, इसी फर्स्ट मीटिंग में एक वयोवृद्ध नेता जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी, उन्हीं के सुझाव पर ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था इनका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो लिखेंगे इसी मीटिंग में एक वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। ध्यान देंगे, दादा भाई नौरोजी, इनके क्या सुझाव पर क्या नाम बदल दिया गया? तो पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम बदल के कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं ये जो कांग्रेस जो शब्द है, ठीक है, जो कांग्रेस वर्ड डाला गया ये कांग्रेस, ठीक है, ये क्या है? तो ये अमेरिका से लिया हुआ शब्द है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है लोगों का प्रतिनिधित्व। अमेरिका से लिया गया शब्द है। अर्थ क्या होता है जी? लोगों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसमें और क्या क्या बातें हो रही है? अब ये जो फर्स्ट मीटिंग हो रही है, इसी मीटिंग में देखते हैं जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं वो भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वे कलकत्ता के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीटिंग में गए हुए हैं। तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट मीटिंग में कौन भाग नहीं ले रहे हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी अधिवेशन या इसी मीटिंग में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं ले रहे हैं।
क्योंकि वे कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही थी, कौन भाग नहीं ले रहा है पहले में? तो एसएन बनर्जी साहब ये भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब एओ ह्यूम के साथ साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को भी, एओ ह्यूम के साथ साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को भी कांग्रेस के वास्तुविद या निर्माता कहा जाता है। एओ ह्यूम के साथ साथ एसएन बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस को भी कांग्रेस का वास्तुविद या निर्माता कहा जाता है, ठीक है। कांग्रेस का क्या बोले, वास्तुविद या निर्माता किसको? एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस, और किसके साथ? एओ ह्यूम के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट ये सब बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एओ ह्यूम को कांग्रेस के जो है वो महामंत्री या महासचिव रहे हैं। कब से कब तक? तो 1885 से लेके 1906, लगभग है ये 22 वर्ष तक, ठीक है। एओ ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री के रूप में या महासचिव के रूप में ये कार्य किए हैं। कब? 1885 से लेके 1906 तक, लगभग 22 वर्ष। लेकिन कभी भी ये अध्यक्ष नहीं रहे, लिखेंगे। एओ ह्यूम कभी भी अध्यक्षता नहीं की, लेकिन ये कांग्रेस के महामंत्री या बोलिए महासचिव के रूप में रहे थे। कब से कब तक? तो 85 से लेके 1906, लगभग कितना हो गया? 22 वर्ष तक, ठीक है। ध्यान देंगे, लगभग 22 साल तक रहे। नेक्स्ट और क्या बातें हो सकती है? एओ ह्यूम को इनकी मृत्यु के बाद, जब एओ ह्यूम मर जाते हैं, इनकी मृत्यु के बाद एक बार बांकीपुर का सम्मेलन होता है 1912 में, ठीक है। और उसी में इनको कांग्रेस का पिता या पितामह घोषित किया जाता है, ठीक है। और बांकीपुर का सम्मेलन हमारा बिहार में ही होता है, ठीक है, 1912 में। तो लिखेंगे एओ ह्यूम की मृत्यु के बाद, एओ ह्यूम के मृत्यु के बाद, एओ ह्यूम के मृत्यु के बाद बांकीपुर के सम्मेलन और ये कब हो रहा है? 1912। बांकीपुर के सम्मेलन में इन्हें कांग्रेस का पिता बोलिए या पितामह घोषित किया जाता है या गया, जैसे भी आप इसको पढ़ सकें, ठीक है। एओ ह्यूम की मृत्यु के बाद आगे चल के 1912 में एक बांकीपुर का सम्मेलन होता है। उसी सम्मेलन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता या कांग्रेस का पितामह घोषित किया गया है। कौन सा सम्मेलन? बांकीपुर सम्मेलन।
कब? उनकी मृत्यु के बाद। कहाँ? तो कांग्रेस का क्या बोला गया? तो पितामह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, और बात को लेकर के देखते हैं कि क्या क्या बातें निकल सकती है एयो ह्यूम को लेकर के। ह्यूम एक तरफ बोलते हैं कि मैं कांग्रेस को एक ऐसा राजनीतिक संस्था बनाना चाहता हूं जो अपने अधिकारों की बात करे, ठीक है, जहां पर सभी लोग एक मंच पर आए और उन समस्याओं को उठाया जाए। ये बातें कौन बोल रहे हैं? ह्यूम साहब बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसा संगठन, कांग्रेस को एक ऐसा संगठन बनाना चाहता हूं जहां पर सभी लोग आए, अपने बातों को रखें, अपने समस्याओं को रखें, ठीक है, अपने विचारों को रखें। ये बात कौन बोल रहे हैं? एयो ह्यूम साहब बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एयो ह्यूम ने, इन्होंने ये सब बातें बोला है। अब आते हैं मुंबई के जो प्रथम अधिवेशन, ये सब प्रथम अधिवेशन चल रहा है, उसमें और क्या क्या बातें हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट अधिवेशन को लेकर के। ठीक है, पता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्रथम अधिवेशन में हम बहुत सारे बातें देखे हैं, और क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। प्रथम अधिवेशन, अगर बोला जाए कि प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, तो प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वालों में हमको पता है कि कुल 72 सदस्य लोग भाग लिए थे। ठीक है, जिनमें से अगर देखिएगा उस 72 में तो 39 वकील हुआ करते थे, 14 लोग पत्रकार हुआ करते थे, पत्रकार लोग भाग ले रहे थे। अगर आप बिहार से देखेंगे तो बिहार से प्रथम अधिवेशन में कोई भी भाग नहीं ले रहा है, 0 सदस्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे इसमें कुल 72 सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ये 72 में क्या क्या थे? 39 वकील लोग थे, 14 लोग पत्रकार हुआ करते थे। ठीक है, 14 लोग पत्रकार थे। बिहार से अगर देखिएगा, बिहार से कोई भी नहीं। प्रथम अधिवेशन में बिहार से कोई भी भाग नहीं ले रहे हैं। अब इसमें कुल 9 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, 9 प्रस्ताव, उसमें क्या क्या है? पहला, ये बोला गया है जो भारतीय शासन है उस मामलों के जांच हेतु के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन होना चाहिए। क्या क्या है वो 9 प्रस्ताव? ध्यान देंगे। ये 9 प्रस्ताव क्या है देख लेंगे। पहला, भारतीय शासन मामलों के जांच हेतु एक रॉयल कमीशन का गठन होना चाहिए। ठीक है, ये 9 बातें याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाएगा। निम्नलिखित कथनों को छांटिए में क्या क्या है जो प्रथम अधिवेशन के संदर्भ में सही है या गलत। इसमें कुल 72 लोग भाग लिए, इसमें बिहारी 2 भाग लिए, इस तरह से स्टेटमेंट वो बना सकता है। इसमें कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए, इनमें से कौन सा प्रस्ताव क्या था वो देख लेते हैं। तो ठीक है, ये पहला नंबर था। ठीक है, दूसरा नंबर, पहला प्रस्ताव ये था कि भारतीय शासन के मामलों को जांच के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन होना चाहिए। दूसरा बोला गया था कि भारत जो सचिव का जो पद है वो समाप्त होना चाहिए। भारत सचिव पद की समाप्ति की बात की गई। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग तीसरा बात, भारत सचिव पद के समाप्ति को लेकर के बोला गया आईसीएस की जो परीक्षा है वो लंदन के साथ साथ भारत में हो। आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी हो। ठीक है, चौथी बातें और क्या होगी, इसमें बोला गया था इसी तीसरे वाले में लंदन में साथ साथ हो, और बोला गया था कि आईसीएस की जो आयु सीमा है वो 19 से बढ़ा के 23 की जाए, एंड आयु 19 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए। ठीक है, चौथा में लिखेंगे केंद्रीय और जो विधान परिषद का है वो विस्तार किया जाए तथा इसमें कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होने चाहिए। केंद्रीय प्लस प्रांतीय विधान परिषद, विस्तार हो तथा कोई भी मनोनीत सदस्य ना हो, क्योंकि मनोनीत होगा तो वो उनके मन से चलेगा। ठीक है, उनके मनोनुकूल चुना जाएगा, इसलिए बोला गया था कि मनोनीत चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, पांचवा बात क्या बोला गया था कि जो हमारा सैन्य व्यय है, सैन्य का जो खर्चा है और जो अन्य खर्चा है उसमें भी कटौती किया जाए। सैन्य व्यय प्लस अन्य खर्चों में कटौती की जानी चाहिए। ठीक है, 6। नेक्स्ट, और क्या बोला गया है, जो इंग्लैंड से आयातित जो कपड़े हुआ करते थे उस पर जो टैक्स आरोपित किए जाएं वह हमें ऐसा किए जाएं ताकि जो है हम अपने व्यापार को संरक्षित कर सकें। इंग्लैंड से आयातित कपड़ों पर, इंग्लैंड से आयातित कपड़ों पर टैक्स आरोपित किए जाएं, टैक्स लगाए जाएं ताकि हम अपने व्यापार को संरक्षण दे सकें, अपने व्यापार को संरक्षण दे सकें। ठीक है, सातवां बात, 3 बातें और हैं। क्या क्या बोला गया है, जो बर्मा को डफरिन के द्वारा 1885 में हड़प लिया गया इसे स्वतंत्र कर भारत से अलग कर दिया जाए, क्योंकि भाई जब उसको भारत में मिलाएगा तो भारत का तो लोड तो बढ़ेगा ना, इसलिए उसको अलग किया जाए। तो लिखा जाए बर्मा को डफरिन के द्वारा 1885 में हड़प लिया गया था, इसे स्वतंत्र कर भारत से अलग कर दिया जा, इसे स्वतंत्र कर भारत से अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट, 8वां पॉइंट, क्या बोला गया था, जो कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव है उसको प्रांतों को भेजा जाए, जिससे प्रांतों की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इस प्रस्ताव के आधार पर अपने अधिकारों की मांग कर सके। कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित, कांग्रेस द्वारा
पारित प्रस्ताव को प्रांतों को भेजा जाए जिससे प्रांतों की राजनीतिक संस्थाएं इस प्रस्ताव के आधार पर अपने अधिकारों की मांग कर सके। और लास्ट पॉइंट है जो कि नौवीं बात, 9 प्रस्ताव था, तो सबसे जो अंतिम बात था इसमें बोला गया था कि कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन हो वो कलकत्ता में हो। कलकत्ता में होनी चाहिए। ये 9 बातें थी, 9 बातें एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें बोला गया था कि भारतीय शासन के मामलों को जांच के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन होना चाहिए, भारत में सचिव पद को समाप्त करना चाहिए, भारत में आईसीएस के लिए जो परीक्षा है वो लंदन के साथ साथ भारत में हो, तथा जो एज है वो 19 से बढ़ा के 23 कर दिया जाए। उसके बाद जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद है उसका विस्तार किया जाए तथा इसमें कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा सैन्य खर्च है और जो अन्य खर्च है उसमें कटौती किया जाए। उसके बाद जो इंग्लैंड से आ रही आयातित वस्तुएं हैं, जो कपड़े हैं, उस पर भी टैक्स लगाया जाए ताकि हम अपने व्यापार को संरक्षित कर सकें। जो बर्मा को डफरिन के द्वारा 1885 में हड़प लिया गया था उसको आप स्वतंत्र कीजिए और भारत से अलग कीजिए। उसके बाद जो क्या था कि कांग्रेस के द्वारा जो भी पारित बिल था वो क्या है, प्रांतों को भेजा जाए ताकि प्रांत जो है उसकी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो उस प्रस्ताव के आधार पर अपना डिमांड, अपने अधिकार को मांग कर सके। और सबसे लास्ट था कि कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन है वो कलकत्ता में होना चाहिए। ठीक है, ये आते हैं। अब आते हैं इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ एक सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। इस सिद्धांत को देख लेंगे, इसके बारे में क्या क्या बातें कही जाती है। इसके 2 बातें, इसको पक्ष में लेकर के देखेंगे और विपक्ष में लेकर के देखेंगे कि पक्ष में क्या क्या बातें हो सकती है। ठीक है, उसके बाद विपक्ष में लेकर के क्या क्या बातें हो सकती है। तो अभी हम इसका पक्ष को लेकर के देखते हैं। ठीक है, पक्ष में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 1913 में विलियम वेंडरवर्न, ठीक है, ये ह्यूम की एक जीवनी लिख रहे हैं। ठीक है, और उस जब उनका जो ऑटोबायोग्राफी, उनका जो बायोग्राफी लिखा जा रहा है, किनके द्वारा, विलियम वेंडरवर्न के द्वारा, वो लिखते हैं कि जब ह्यूम आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे तो उनकी मुलाकात बहुत सारे लोगों से हुआ करती थी, जैसा कि हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इस दौरान उन लोगों ने उनको बताया क्या भारतीयों के पास एक बहुत बड़ा असंतोष फैला हुआ है। वो जब रूबरू हो रहे थे तो उनको पता चल रहा था, और जो असंतोष फैला हुआ है वो कभी भी फूट सकता है, एक बहुत बड़ा भयानक रूप ले सकता है। और उनको बताया गया कि वो जो फूटेगा तो उसकी चिंगारी जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो उससे भी भयानक होगी। और 1857 के टाइम हम आपको बता चुके हैं कि वो इटावा के डीएम थे, वो वहां से भागे थे उनकी स्थिति को देखते हुए महिलाओं के कपड़ों के रूप में, तो उनको वो अपना पुराना दृश्य याद आने लगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो विलियम वेंडरवन एक रिपोर्ट बनाते हैं। एक रिपोर्ट बनाने के बाद एक 7 वॉल्यूम की रिपोर्ट है। कौन सा? 7 वॉल्यूम की रिपोर्ट। ठीक है, उसी रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, मैं पूरा स्टोरी बोल दे रहा हूँ क्योंकि लिखना हमको पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो उसी स्टोरी के आधार पर कहते हैं ह्यूम साहब को कहीं ना कहीं कुछ जानकारी उनको ऐसा मिला था कि भारत में एक बहुत बड़ा असंतोष पनपता है और कभी वो फूट सकता है, प्रस्फुटित हो सकता है। ठीक है, और जिसकी चिंगारी 1857 के विद्रोह से भी बहुत भयानक होगी। इस सोच को लेकर के वो चले जाते हैं डफरिन साहब से मिलने।
डफरिन साहब से मिलते हैं और उनको वो सारा सिनेरियो बतलाते हैं, आप बीती पूरा सुनाते हैं कि हम बहुत सारे भारतीयों से मिल रहे हैं, उनके अंदर ऐसा असंतोष पनप रहा है, वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो वो जाके उनको सब डफरिन साहब को जब सब कुछ सुनाते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर आप बोलें तो एक ऐसा संगठन बना दिया जाए जहाँ जो हमारे भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो वहाँ उन लोगों का वो संगठन हो। मतलब आप अगर बोलें तो मैं एक ऐसा संगठन तैयार कर दूं जो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग का एक संगठन होगा, ठीक है। तो यहीं पर विलियम वेंडरबर्न क्या लिखते हैं कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए, ठीक है, एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता थी जिसका निर्माण ह्यूम ने किया, ठीक है। तो लिखेंगे ये स्टेटमेंट, हम पूरा स्टोरी पे ये लास्ट वाला लाइन लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक ये पूरे बातें आप नहीं सुनेंगे तो बीच से ये चीजें नहीं समझ में आएगी, और ये सब चीज लिखना पॉसिबल है नहीं, बट मैं जो जो कीवर्ड्स हो सकता है वो भी लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला तो कि ए.ओ. ह्यूम की जीवनी कौन लिख रहे हैं, विलियम वेंडरबर्न, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेंडरबर्न लिखते हैं कि वेंडरबर्न लिखते हैं कि किसमें, अपने 7 वॉल्यूम की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, क्या लिखते हैं कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई, भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक सेफ्टी वाल्व की, एक सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता थी जिसका निर्माण ह्यूम ने किया। आवश्यकता थी जिसका निर्माण ह्यूम ने किया। ये बातें कौन लिख रहे हैं, ये विलियम वेंडरबर्न लिख रहे हैं, ठीक है। 7 वॉल्यूम की रिपोर्ट, विलियम वेंडरबर्न, ठीक है, एक सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता थी जिसका निर्माण ह्यूम ने किया, ठीक है, भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए, ध्यान रखेंगे। फिर है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी ने भी इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स एक बुक लिख रहे हैं और उसमें ये बोलते हैं कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की खुराफाती उपज है। कौन बोल रहे हैं, W.C. बनर्जी, जो कि पहले अध्यक्षता किए हैं पहले सेशन का, ठीक है। तो लिखेंगे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन, W.C. बनर्जी। अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की खुराफाती उपज बताते हैं, ठीक है। कांग्रेस के डफरिन के दिमाग की खुराफाती उपज, इनका बुक है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन पॉलिटिक्स। कौन है, W.C. बनर्जी। ये कांग्रेस के क्या रहे हैं,
पहले अध्यक्ष रहे हैं, पहले सेशन के अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। फिर आते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से ये भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने ही सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से अगर पूछा जाए जुड़े हुए कौन कौन है, तो लाला लाजपत राय भी आ जाएंगे। ठीक है, आपका वो विलियम वेंडरबर्न आएंगे, वो उनका भी नाम याद रहेगा। तो लाला लाजपत राय क्या बोलते हैं, तो लाला लाजपत राय बोलते हैं कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को संभावित मतलब जो आने वाले खतरे हैं उससे बचाना है। ठीक है, लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आजादी हासिल करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को आने वाली संभावित खतरों से बचाना है। लाला लाजपत राय बोल रहे हैं, ठीक है, कि इसका जो कांग्रेस का उद्देश्य है वो राजनीतिक आज़ादी हासिल नहीं करना, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को भविष्य में आने वाली जो संभावित खतरे हैं उससे बचाना है। अब आते हैं और क्या क्या प्रथम अधिवेशन को लेकर के है। प्रथम अधिवेशन में और कुछ कुछ बातें कही गई थी, उसको देख लेते हैं, फिर आ जाएंगे विपक्ष को लेकर के। तो प्रथम अधिवेशन का ही बात चल रहा था, तो इसमें डफरिन साहब, ठीक है, डफरिन के बारे में बोला गया है कि डफरिन के प्रयासों से ही एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष रहे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर डफरिन जो है इसमें सख्त हिदायत, सख्त स्ट्रिक्ट जो होता है ना ऑर्डर दिया हुआ दे रखा था, क्या जो हमारा प्रथम अधिवेशन है इसको एनी हाउ सफल बनाइए ताकि भारतीयों के मन में एक उत्साह जगे। ठीक है, तो हम ये बोल देते हैं, इसको लिख पाना संभव नहीं है, तो ये बोलते हैं डफरिन साहब कि ये इन्होंने सख्त हिदायत दे रखा था कि जो हमारा प्रथम अधिवेशन हो रहा है इन लोगों का जो कांग्रेस का, ठीक है, इसको हर हाल में आप इसको सफल बनाइए। ठीक है, और इसलिए वहां दो टॉप क्लास के अंग्रेज भेजे गए, अंग्रेज साइड से दो लोग गए, कौन कौन, हेनरी कॉटन और विलियम वेंडरबर्न, ये दोनों प्रथम अधिवेशन में उपस्थित हो रहे हैं। तो यहां से लिखेंगे हेनरी कॉटन, दो अंग्रेज अधिकारी हैं, हेनरी कॉटन प्लस विलियम वेंडरबर्न, ये दोनों प्रथम अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले दो टॉप क्लास के अंग्रेज कौन थे, तो हेनरी कॉटन और विलियम वेंडरबर्न, इनका नाम याद रखिएगा। इनको बोला गया था इसीलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि उनको लगे कि नहीं अंग्रेजों की तरफ से जो है लोग आए हैं। ये विलियम वेंडरबर्न जो है वो बोले थे कि आप जाइए। ठीक है, और ये दोनों प्रथम अधिवेशन में उपस्थित हो रहे हैं। नेक्स्ट, जब ह्यूम साहब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, फर्स्ट अधिवेशन में महारानी विक्टोरिया के जय का नारा लगता है। नेक्स्ट, ठीक है, महारानी विक्टोरिया के जय का
नारा लगता है। ठीक है, उसके बाद 1886 में जो हो गया दूसरा कलकत्ता का जो अधिवेशन है, 85 में पहला हो रहा है, 1886 में दूसरा। तो 1886 में जब होता है तो कलकत्ता का बात हम बता रहे हैं, वो अभी यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। कलकत्ता में स्वयं जो डफरिन साहब हैं, लॉर्ड डफरिन, वो लोगों को उद्यान भोज का निमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है, मतलब उनका वाहवाही लूटने के लिए, उनका विश्वास लूटने के लिए कि भारतीय लोगों को लगे कि हम उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो जो हमारा 1886 का जो दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता वाला, ठीक है, उसमें लॉर्ड डफरिन साहब जो हैं कलकत्ता में उद्यान भोज दे रहे हैं। ठीक है, और मतलब हो गया कि अपने पैसों से कांग्रेसियों का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, वो दूसरा है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं। फिर 1887 होता है तो वहां पर स्वयं वो लिखते हैं डफरिन ने क्या कि जो मद्रास के गवर्नर है उनको वो आदेश दिए कि कांग्रेस का जो 1887 का जो सम्मेलन है उसका आप स्वागत कीजिए। तो डफरिन साहब यहाँ पर 3 बातें कर रहे हैं। एक तो पहला में बोले हैं हेनरी कॉटन और विलियम बेंडर को आप जाइए, ह्यूम साहब वहाँ पर रहते हैं, ह्यूम साहब के जब वहाँ प्रेजेंट रहते हैं तो महारानी विक्टोरिया के जय का नारा लगता है। फिर 86 वाला जो दूसरा अधिवेशन होता है तो उसी अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन जो है उद्यान भोज दे रहे हैं अपने पैसों से, अर्थात कांग्रेस का स्वागत कर रहे हैं। फिर 1887 में जो है लॉर्ड डफरिन ने मद्रास के गवर्नर को सख्त आदेश देते हैं कि ये जो आपका जो इनका जो तीसरा अधिवेशन जो हो रहा है 1887 के मद्रास में, उसको एनी हाउ उसका आप अच्छे से सम्मेलन कीजिए, स्वागत कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा ये। अब आते हैं उसके विपक्ष को लेकर के, जो हमारा सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत में जो था पक्ष को लेकर के हो गया था। अब आते हैं विपक्ष को लेकर के बात। जैसे जैसे पॉइंट आते जाएगा हम वैसे वैसे बतलाते जाएंगे और स्टोरी को कोरिलेट करेंगे। ठीक है, विपक्ष में लिखेंगे तो विपक्ष में बोला जाता है कि कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य है वास्तव में राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता ही था। ठीक है, सामाजिक और ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे निम्नलिखित क्या बोल दे रहे हैं। कांग्रेस के स्थापना का विपक्ष है उद्देश्य क्या था, राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता ही स्थापना करना था। अब थोड़ा सा एओ ह्यूम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एओ ह्यूम, जिस तरह से हम लोग वहाँ पर ह्यूम के बारे में और चीज़ें देखें, आईसीएस ऑफिसर देखें, इटावा के डीएम रहे, कुछ कुछ बातें और जो है हमारा वो छूट गया था, वो भी हम लोग देख लेंगे। एओ ह्यूम के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने कलकत्ता में एक स्नातकों के नाम का एक पत्र लिखा, जो ग्रेजुएट लोग थे उनके नाम का एक पत्र लिखा, और उसमें ऐसा लगता है, ठीक है, जिससे उसमें ऐसा लगता है देखने से कि ह्यूम जो है वास्तव में भारत के शुभ चिंतक हैं। ये बातें लिखेंगे ह्यूम के बारे में। ह्यूम के बारे में इन्होंने कलकत्ता के स्नातकों के नाम, ग्रेजुएट या स्नातकों, एक पत्र लिखते हैं जिससे लगता है कि ह्यूम वास्तविक में भारतीयों के शुभचिंतक हैं, भारत के शुभचिंतक हैं। ठीक है, ध्यान रखें। उन्होंने लिखा है कि आप लोग भारत के मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के सोर्स भी हैं। ठीक है, उसमें क्योंकि आप लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, समझदार हैं, लेकिन आप लोग बिखरे हुए हैं। और उन्होंने बोलते हैं कि बिखरे हुए व्यक्ति कितना भी अच्छा सोच, कितना भी अच्छा आशय वाला क्यों ना हो, अंत में वे कमजोर साबित होते हैं। ये बात कौन बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं एओ ह्यूम साहब। इसीलिए ज़रूरत है, आवश्यकता है कि एक संघ का निर्माण किया जाए और इसके लिए एक सुनियोजित कार्य प्रणाली की आवश्यकता है। ठीक है, और बोले कि यदि आप जैसे 50 लोग एक साथ एक मंच पर अगर आप खड़ा हो जाएं तो आज़ादी का प्रश्न अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। ये बात कौन बोल रहे हैं? एओ ह्यूम साहब बोल रहे हैं कि अगर आप लोग जितने बुद्धिजीवी और जितने समझदार लोग हैं, तो अगर आप जैसे एक साथ अगर 50 लोग भी एक साथ एक मंच पर एक सोच के साथ अगर खड़ा हो जाएं तो आज़ादी का प्रश्न अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है।
और वो बोलते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को वैसे ही सरकार मिलती है जैसे उसकी जनता होती है, इसीलिए आप लोग जैसे हैं वैसे ही आपको सरकार मिलेगी। अगर आप अच्छे सोच अच्छे विचार से रहेंगे, क्रांतिकारी भावना से रहेंगे, सरकार भी आपको वैसे ही मिलेगी। ठीक है, तो ये था। और क्या क्या बोला जाता है इनके बारे में, इन्होंने एक लोक मित्र नामक समाचार पत्र निकाल रहे हैं। कौन? ह्यूम। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लोक मित्र नामक समाचार पत्र लिखे हैं, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। लोकमित्र नामक समाचार पत्र। कौन? ए ह्यूम। नेक्स्ट, और क्या क्या बातें हो सकती है? उसके बाद बोला जाता है इनकी पुस्तक है क्या? स्टार ऑफ द ईस्ट एंड ओल्ड मैन होप। इनके बुक लिखेंगे स्टार ऑफ द ईस्ट। ठीक है, दूसरा है एंड ओल्ड मैन होप। ठीक है, एंड ओल्ड मैन होप और स्टार ऑफ द ईस्ट। और ये पक्षी विज्ञानी भी हैं, यहां लिख लीजिए, ये पक्षी विज्ञानी हैं। स्टार ऑफ द ईस्ट, ये दो बुक ये लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो लिखे हैं एन ओल्ड मैन एंड होप, इसमें भारतीयों के दुर्दशा पर ये प्रकाश डाले हैं। ठीक है, इसमें लिखेगा भारतीयों के दुर्दशा पर प्रकाश, भारतीयों के दुर्दशा पर प्रकाश डाले हैं। ठीक है, भारतीयों के दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरा अधिवेशन को लेकर के। ठीक है, दूसरा अधिवेशन, फिर तीसरा अधिवेशन करते हैं शॉर्ट में। अब दूसरा अधिवेशन को लेकर के क्या क्या बातें बन सकता है? पहला ये 1886 में कलकत्ता। ठीक है, दूसरा इसके अध्यक्ष कौन? तो दादा भाई नौरोजी, प्रथम पारसी। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। ये क्या है? प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं। ठीक है, यहां पर कुल 434, कहीं कहीं पे 431 लोग हैं भाग लेते हैं। इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें 166 वकील, 40 पत्रकार और 16 डॉक्टर। वैसे इसको जानकारी में नहीं रखिए, बट फिर भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 16 डॉक्टर, 166 वकील, 40 पत्रकार, 166 वकील। अगर आप इसमें पूछा जाए बिहार से कितने थे, तो बिहार से 31। ये भी क्वेश्चन आया है और ये भी एक आया है दूसरा क्वेश्चन, इसमें से मुस्लिम कितने लोग थे, तो 33। ठीक है, बिहार से कितने लोग? 31 लोग। मुस्लिम कितने थे? 33 लोग। 33 मुस्लिम भाग ले रहे हैं। ठीक है, बिहार से 31 लोग भाग ले रहे हैं। यहां पर डफरिन ने स्वयं अपने खर्चे से उद्यान भोज दिया है इसी दूसरे अधिवेशन में। डफरिन ने स्वयं यहां
उद्यान भोज दिया है, अर्थात पार्टी के रूप में, ठीक है, पार्टी दे रहा है। इसमें किसको नहीं बुलाया गया सर? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को नहीं बुलाया गया है, लिख देंगे। इसमें इस उद्यान भोज में एसएन बनर्जी को नहीं बुलाया गया। एसएन बनर्जी फर्स्ट अधिवेशन में भी भाग नहीं ले रहे हैं, वो चले गए थे अपने कलकत्ता के मीटिंग में, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मीटिंग था, ठीक है। यहाँ भी इनको नहीं बुलाया जा रहा है। अब आते हैं थर्ड अधिवेशन। थर्ड अधिवेशन, ठीक है। तीसरा अधिवेशन कहाँ हो रहा है? मद्रास में हो रहा है। और इसी में डफरिन ने इनको सलाह दिया था मद्रास के गवर्नर को कि इसका स्वागत कीजिएगा, तो यहां से लिखेंगे मद्रास के गवर्नर खुद स्वागत कर रहे हैं। और इसमें कुल कितना है? तो 607 लोग भाग ले रहे हैं। इसमें 607 लोग भाग लेते हैं। और क्या पॉइंट है? इसी सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं में भाषण दिया गया था। इसी सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं में भाषण दिया गया था। नेक्स्ट, और क्या बातें हो सकती है? इसमें जनता के द्वारा एकत्र कलेक्ट किए गए पैसे से जो हो रहा है ये अधिवेशन जनता के द्वारा कलेक्ट किए गए पैसों से हो रहा है ये अधिवेशन। क्योंकि इस अधिवेशन में 2 तक तो ठीक था, सरकार वगैरह भी हेल्प कर रही थी, इसमें बोला भी गया कि मद्रास का गवर्नर आए, सपोर्ट के लिए भी आए, बट सरकार इसमें फंडिंग नहीं की, सरकार इसमें फंडिंग करना बंद कर दी। लिखेंगे कि यह अधिवेशन जनता के द्वारा एकत्र किए गए पैसे से हुआ है। क्योंकि सरकार इसमें फंडिंग करना बंद कर दी। नेक्स्ट, इसी अधिवेशन से ही सरकार के बारे में सरकार की पहली बार आलोचना शुरू की गई और आलोचना पुस्तिका भी बांटी गई। इसी अधिवेशन में सरकार की आलोचना शुरू की गई और आलोचना पुस्तिका भी बांटी गई। ठीक है, तो पहली बार सरकार की आलोचना शुरू की गई और इसी में आलोचना पुस्तिका बांटी गई। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ अधिवेशन को लेकर के। आज फोर्थ अधिवेशन तक ही रखेंगे। ठीक है, चतुर्थ अधिवेशन को लेकर के क्या क्या है? 1888 में ये इलाहाबाद में हो रहा है। कहाँ?
इलाहाबाद। इसके अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले हैं, जिसको प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी हैं। इनको प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी कहा गया है। यूले ने कहा था कि सबसे पहले, इसमें स्टेटमेंट दिया था यूले कि सबसे पहले हम क्या है? भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं। यूले ने कहा कि एक स्टेटमेंट, क्या सबसे पहले हम भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं। ये स्टेटमेंट कौन दे रहे हैं? यूले साहब। कब? चतुर्थ अधिवेशन में, ठीक है, 1888 में। और क्या क्या बोला गया है इसमें? इसमें बोला गया है कि अंग्रेज जो है इस अधिवेशन को असफल बनाने के लिए संयुक्त प्रांत के गवर्नर को, जो संयुक्त प्रांत के गवर्नर हैं, कौन? ऑकलैंड केल्विन, उससे कहा कि इनको कोई भी जगह मत दो। ठीक है, ये मैं लिख लूंगा नहीं, ये मैं बोल दे रहा हूँ। अंग्रेजों जो है ये इस अधिवेशन को असफल बनाना चाहते थे कि ये इस अधिवेशन इनका सफल नहीं हो। ठीक है, तो असफल बनाने के लिए क्या किए? तो जो संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर हैं ऑकलैंड केल्विन, उनसे कहा कि इन्हें कोई भी जगह नहीं दो। लेकिन उस वक्त थे दरभंगा के महाराज, उन्होंने क्या किया? लोथल हॉल खरीदकर सम्मेलन के लिए दान दे दिया। दरभंगा के महाराज लोथल हॉल खरीदकर दान में दे दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे ताकि वहां पर सम्मेलन हो सके। यहां पर एक आते हैं सर सैयद अहमद खान, उनको अंग्रेज ने मोहरा बनाया। ठीक है, मोहरा के रूप में प्रयोग किया क्योंकि सर सैयद अहमद खान क्या थे? कांग्रेस के धुर विरोधी थे। ठीक है, बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खान को मोहरा के रूप में यूज किया गया क्योंकि वो कांग्रेस के धुर विरोधी हुआ करते थे। और वो कांग्रेस के क्यों विरोधी करते थे? उनका दो कारण था कांग्रेस के विरोध के लिए। उन्होंने कांग्रेस के विरोध में दो संस्थाएं बनाई। पहला संस्था था मोहम्मद एजुकेशनल कांग्रेस, मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और दूसरा था यूनाइटेड पैट्रिक एसोसिएशन। दो संस्था बनाए थे। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन था, ये बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, वही राजा शिव प्रसाद जिनको सितारे हिंद कहा जाता है। ठीक है, और इसमें और क्या क्या बातें हैं? एक दो बातें और मैं बोल दे रहा हूँ। सर सैयद अहमद खान, इसमें सर सैयद अहमद खान बोलते हैं क्या कि हे भारत के मुसलमानों, अगर तुम्हें बंगाली बाबुओं की गुलामी करनी है, जूते चाटने हैं, तो तुम मद्रास वाली ट्रेन में बैठकर चले जाओ। कौन बोल रहे हैं? सर सैयद अहमद खान कि हे भारत के मुसलमानों, अगर तुमको बंगाली बाबुओं की गुलामी करनी है, उनके जूते चाटने हैं, तो ये मद्रास वाली ट्रेन पे बैठ के चले जाओ। और इसी अधिवेशन में डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बोला है। ये लास्ट पॉइंट है। इसी अधिवेशन में डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व या सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा है। कौन? डफरिन। कौन से अधिवेशन में? चतुर्थ में। लोथल हॉल दरभंगा के महाराजा ने खरीद कर दान में दिया। ठीक है, क्योंकि ऑकलैंड केल्विन से ये बोला गया था कि उनको अधिवेशन करने के लिए कोई जगह नहीं दिया जाए। तो ये था हमारा चतुर्थ अधिवेशन को लेकर के।
आगे हम लोग और अधिवेशन देखेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन में कल हम लोग देख लिए थे कि कौन कौन क्या बातें बोला गया था। अश्विनी कुमार दत्त बोले थे 3 दिनों का तमाशा है। करजन बोला था कि ये देशद्रोही गंदा संगठन है। ये भी बातें कौन बोले? करजन। देशद्रोही व गंदा संगठन है कांग्रेस। बाकी बंकिम चंद्र बोले थे कि पदों के लोग भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक बोलेगे कि यह हर वर्ष में 3 दिन को मेढक की तरह टटोलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कांग्रेस चापलूसों का संगठन है, ये बोले थे लाला लाजपत राय। ठीक है। कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का एक राष्ट्रीय वार्षिक मेला है, ये भी बात बोले हैं लाला लाजपत राय। तो ये था हमारा मोस्टली कांग्रेस को लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी और भी फैक्ट्स हैं अलग अलग अधिवेशन में। ठीक है, उस अधिवेशन में जो जो क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग देख लेंगे। आप लोग रेगुलर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, विजिट कीजिए, और जो भी है ठीक है यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के जो भी जानकारी चाहिए आप इंस्टीट्यूशन में कॉल करके पूछ सकते हैं। आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी। ठीक है, बीपीएससी 71 को लेकर के ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।